हेलो स्टूडेंट्स। तो आज संडे है और आज जैसा कि आपको पता है कि मैं वीकली करंट अफेयर लेके आती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ वीकली पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर। और मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए 3-4 दिन से तबीयत खराब चल रही थी मेरी, फिर भी मैं स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर लेके आई हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसलिए क्लास सारी टाइम पर होनी चाहिए। तो मैं सारी क्लासेस तबीयत खराब होने के बाद भी टाइम पर ले रही हूँ। तो अभी शुरुआत करते हैं करंट अफेयर का। है राज्यसभा की 24 सीटों पर बिना मतदान हुआ फैसला। मतदान कौन सी? राज्यसभा की। लोकसभा राज्यसभा दो। आपको जैसा कि पता है कि संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दो होती है, जिनमें से यहाँ बात हो रही है राज्यसभा की 24 सीटों की। तो राज्यसभा की 27 सीटों में से 24 सीटों का उम्मीदवार बिना चुनाव के ही निर्वाचित हो गए हैं। बिना चुनाव के निर्वाचित मतलब उनके विपक्ष में कोई था ही नहीं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और भाजपा के सतीश पूनिया शामिल हैं। निर्विरोध चुने गए 24 सदस्यों में से 19 एनडीए और 5 कांग्रेस के हैं। निर्विरोध यानी उनके कोई विरोध में था नहीं है, जिसमें से 19 तो एनडीए के हैं और 5 कांग्रेस के हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का करीब 50 साल लंबा संसदीय सफर 25 जून को समाप्त हो गया। एच.डी. देवेगौड़ा है। एच.डी. देवेगौड़ा जी कौन थे? ये किसी टाइम के अंदर कर्नाटका के सीएम रहे थे, जो अभी यहाँ पर हैं। तो उनका जो क्या कहते हैं 50 साल लंबा संसदीय सफर 25 जून को खत्म हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी है। किसके ऊपर कर दी है? E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी है। इसमें सरकार का उद्देश्य एथेनॉल के उपयोग को बढ़ाना और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि एथेनॉल के उपयोग को कम करना है, और जो कच्चे तेल का हम निर्यात करते हैं उसको उस पर निर्भरता कम करना। निर्यात नहीं, आयात करते हैं कच्चे तेल के आयात पर, सॉरी मैं निर्यात बोल दिया, आयात जो करते हैं कच्चे तेल का उस पर निर्भरता को कम करना। कहने का सारांश ये है कि भारत को सरकार जो भी प्रयास कर रही है सारी वो इसलिए कर रही है कि भारत को सेल्फ डिपेंड हो, भारत किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े, हम अपनी सारी जो आवश्यकताएं हम हमारे देश की सारी अपने देश के ही अंदर कर ले, इसलिए इतने सारे प्रयास सरकार कर रही है। यह फैसला मई के आखिरी पखवाड़े में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 7.50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद लिया गया है। अभी जैसे आपको पता है देश के अंदर ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसके बाद में महंगाई बढ़ रही है हर क्षेत्र के अंदर है। तो महंगाई का असर ज़्यादा अब विरोध होने लगे अपने भारत के अंदर कि पेट्रोल बढ़ रहा है, एलपीजी बढ़ रही है और क्या कहते हैं खाने तक का तेल बढ़ रहा है, तो समस्याएं हो रही हैं। तो इसका विरोध भारत में काफ़ी जगह पे देखने को मिल रहा था भी, इसलिए सरकार ने सोचा कुछ तो करूँ मैं। तो जितना प्रयास सरकार से हो रहा है कि कम की जाए और एक आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार कम पड़े, इसलिए ये सारे उपाय सरकार अपना रही है। जितना उनके सरकार के कंट्रोल में है चीज़ों को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 7.5 रुपए की बढ़ोतरी के बाद लिया गया है। अभी हुई थी ना बढ़ोतरी, हो रही अभी 5-7 दिन पहले भी 3 रुपए बढ़े थे, तभी भी काफी हंगामा हुआ है देश में। नेक्स्ट, विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार, किसकी? विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6 रही है। कितनी रही है? 6 पॉइंट। किसके अकॉर्डिंग? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग इस जीडीपी दर 6.6 रही है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और मध्य पूर्व संघर्ष के बावजूद भारत की दुनिया सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियां, आपको पता है अभी वैश्विक आर्थिक चुनौतियां क्या क्या चल रही है। जो वार का इधर क्या कहते हैं रूस का चल रहा है 4-5 साल से, रूस और यूक्रेन का। अभी इराक और अमेरिका ने पूरी दुनिया के नाक में दम ला के रख दिया है। हाँ, और इधर देखा जाए तो कभी कभी अपने साथ भी पाकिस्तान कुछ नहीं करता रहता है, उधर अफगानिस्तान के साथ करता रहता है। तो इन सारी चुनौतियों के बावजूद भी जो भारत की जीडीपी है वो 6.6% रही है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था देश की बनी है। वहीं विश्व बैंक में वैश्विक विकास दर का अनुपात 2.5 दर रहा है। कितना रहा है? विश्व बैंक की वैश्विक विकास दर जो है विश्व बैंक की उस वक्त 2.5% रही है। और नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रुद्र गौरव श्रेष्ठ को, किसको? विदेश मंत्रालय ने 1999 के जो बैच था आईएएस का, भारतीय विदेश सेवा अधिकारी आईएफएस के जो अधिकारी हैं रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की में भारत का नया राजदूत चुना है। कहाँ चुना है? तुर्की के अंदर। तुर्की एक कंट्री का नाम है, वहां पे इनको नया राजदूत चुना गया है। ये वर्तमान में ईरान में भारत के राजदूत है। प्रेजेंट टाइम में ये ईरान के अंदर है भारत के राजदूत। यूपीएस, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं भी पीसीएस और यूपीएस वालों को ही कर पढ़ा रही हूँ, तो आपकी जो यूपीएससी के अंदर जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो पोस्ट मिलती है ना, उसको विदेशों में ही ज्वाइन किया जाता है। तो ये पहले ईरान में थे और अभी इनको तुर्की में ज्वाइन किया गया है।
मतलब पोस्टिंग मिली है तुर्की में है। वे वर्तमान में और जल्द ही तुर्की की राजधानी अंकारा में अपना कार्यभार संभालेंगे। श्रेष्ठ पहले फ्रांस, अफगानिस्तान और भूटान में भी काम कर चुके हैं और उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अपनी सेवाएं दी हैं। ये देखिए, ये है वो रुद्र गौरव श्रेष्ठ। मीट IFS ऑफिसर रुद्र गौरव श्रेष्ठ, नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन तुर्की या टर्की। मेजर प्रभात मिश्रा को अमेरिका में 2 प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार मिले। ये है मेजर प्रभात, इनको अमेरिका में 2 प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार मिले हैं। ये इनके हाथ में देखिए पुरस्कार। भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा ने अमेरिका के आर्मी कमांड एवं जनरल स्टाफ कॉलेज में 2 अकादमी पुरस्कार जीते। उन्होंने 92 देशों के 120 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों के बीच यह उपलब्धि हासिल की। कितने? 92 देशों के 120 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकारी, 92 देशों के 120 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकारी थे, जिनमें से ये जो है हमारे मेजर प्रभात मिश्रा को अमेरिका ने ये पुरस्कार दिए हैं। अधिकारियों के बीच ये उपलब्धि हासिल की। 10 माह के कार्यक्रम में उन्होंने बीरर ब्रुक्स अवार्ड और जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइडिंग अवार्ड मिला है। यह अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा कार्यक्रम 1894 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो सैन्य शिक्षा होती है ना, जिसमें से हर कंट्री से कुछ कुछ मेंबर्स वहां से जाते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं, उसके अंदर ये इन्होंने ये पुरस्कार जीते हैं। ये 1894 में शुरू हुई थी और इनके पुरस्कारों के नाम क्या है? बीरर ब्रुक्स अवार्ड और जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइडिंग अवार्ड, इनके नाम है दोनों के। ये जो 2 पुरस्कार है इनके, थोड़ा अच्छे से नाम याद कर लेना। मुझे भी पता है कि ये विदेशियों टाइप के नाम है, तो थोड़ा सा 2 4 5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। देश में निर्मित पहले एयरबेस C295 सैन्य परिवहन विमान ने वडोदरा स्थित टाटा एडवांस सिस्टम से पहली सफल परीक्षण उड़ान भरी है। किसने? देश में निर्मित पहले, अपने ही देश के अंदर निर्मित है, स्वदेशी निर्मित है। C295 सैन्य परिवहन विमान ने वडोदरा स्थित टाटा एडवांस सिस्टम से पहली सफल परीक्षण उड़ान भरी। वायुसेना ने 56 C295 विमानों का सौदा किया। इनमें 16 विमान स्पेन में और 40 वडोदरा में बनेंगे। ये विमान पुराने AVRO 748 बेड़े की जगह लेंगे। जो पहले जो विमान थे क्या कहते हैं, AVRO 748, उनकी जगह ये जो भी बनाए गए हैं 56 C295 उनकी जगह लेंगे, ये वाला जो विमान है। C295 एक बार में 70 सैनिक और 40 पैरा ट्रूप्स या 24 मेडिकल स्ट्रक्चर ले जा सकेंगे। कितने ले जा सकेंगे? C295 जो विमान का नाम है, ये 70 सैनिक एक साथ ले जा सकते हैं, 48 पैरा ट्रूप्स ले जा सकते हैं और 24 मेडिकल स्ट्रक्चर ले जा सकते हैं। फीफा विश्व कप पहली बार अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित हो रहा है। फीफा विश्व कप, फीफा जो है ये फुटबॉल के लिए खेला जाता है। विश्व कप पहली बार अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ये तीनों कर रहे हैं। मतलब कुछ जो है वर्ल्ड कप होंगे अमेरिका में, फिर बचे हुए कुछ कनाडा में और फिर मेक्सिको में, तीनों देश मिक्स करके इनका आयोजन कर रहे हैं। 11 जून को उद्घाटन समारोह भी पहली बार 3 शहरों मेक्सिको सिटी, टोरंटो और सॉरी 3 शहरों मेक्सिको सिटी, टोरंटो और लॉस एंजलिस में हुआ। टूर्नामेंट का फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। इस बार 48 टीमें, 408 मैच, 48 टीमें होंगी, 408 नहीं 104 सॉरी 48 टीमें खेलेंगी, 104 मैच होंगे, 16 मेजबान शहर शामिल होंगे। मतलब 16 शहर शामिल होंगे, 104 मैच होंगे और 48 टीमें इसके अंदर खेलेंगी और ये 19 जुलाई को इनका फाइनल गेम होगा। एम्स और ICMR के शोधकर्ताओं ने सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए विकसित स्वदेशी HPV टेस्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणित किया है। किसने? एम्स और ICMR ने ICMR के और एम्स के जो शोधकर्ता थे, उन्होंने कैंसर की जांच के लिए विकसित HPV टेस्ट जो होता है, ये कैंसर की जांच के लिए होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणित किया है। टूंट HR HPV प्लस टेस्ट को मोल बायो डायग्नोस्टिक्स ने विकसित किया है। यह देश का पहला स्वदेशी पॉइंट ऑफ केयर
एचपीवी टेस्ट है, ये 8 उच्च जोखिम वाले एचपीवी प्रकारों की पहचान कर सकता है जो सर्वाइकल कैंसर के लगभग 95 मामलों के लिए जिम्मेदार है। कितने मामलों के लिए? 95 मामलों के लिए यह जिम्मेदार है। और ये 8 उच्च जोखिम वाले एचपीवी प्रकारों की पहचान कर सकता है। जो 8 उच्च टाइप के जो कैंसर्स होते हैं ना, उच्च जोखिम वाले जो एचपीवी है, उनकी पहचान कर सकता है। ये देश का पहला, देखो हर एक बीमारी को ना डायग्नोस करने के लिए उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं। जो साइंस पढ़ रहे हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, जो मेडिकल बैकग्राउंड से होंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा। और हम जो है सिविल सर्विस के अंदर की तैयारी करते हैं तो उसमें सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, तो बेसिक्स नॉलेज सबका होना जरूरी होता है इसके अंदर है। इसलिए ये जो साइंस बैकग्राउंड से है उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, और जो नहीं है उनको याद करना पड़ेगा, समझनी पड़ेगी चीज को है। टूनल HRHPV प्लस टेस्ट को, टेस्ट का नाम है, को माल बायो डायग्नोस्टिक ने विकसित किया है। ये जो माल बायो डायग्नोस्टिक लैब का नाम है, किया है, ये टेस्ट का नाम है, याद कर लेना इसे। नेक्स्ट है जीवन प्रत्याशा द लासेट में, जीवन प्रत्याशा में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार दक्षिणी कोरिया की महिलाएं दुनिया में पहली बार 90 वर्ष की औसत जीवन प्रत्याशा पार कर सकती है। मतलब दक्षिणी कोरिया की जो महिलाओं है ना, सबकी, जो हर देश की जो औरतें और पुरुष होते हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा अलग अलग होती है, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, खान पान के अकॉर्डिंग, रहन सहन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ बताया गया है दक्षिणी कोरिया की जो महिलाओं हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो 90 वर्ष की औसत जीवन प्रत्याशा दर क्रॉस कर सकती हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा पोषण और कम मोटापा इस बदलाव के प्रमुख कारण है। ये जो बदलाव हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाएं उनको अच्छी मिल रही हैं, मतलब पर्सनल लेवल पे भी वो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी ले पा रही हैं, और कंट्री के लेवल पर भी, मतलब उनका देश भी उनको अच्छी प्रोवाइड करा रहा है स्वास्थ्य सेवाएं। उसके बाद में अच्छा पोषण, अब पर्सनल लेवल पे भी पोषण अच्छा ले रही है और कंट्री भी उनको अच्छा पोषण लेवल प्रोवाइड करा रही है। कंट्री का महत्व कैसे होता है? जैसे कि हर चीज बाजार में स्वच्छ आ रही है, तो वो अगर खरीद भी रहे हैं तो वो अच्छी खरीद रहे हैं। कंट्री का जो रिच होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो जो भी चीजें बाजार में आए वो स्वच्छ आए, उनमें मिलावट ना है। दूसरा इस पे कि जो बीपीएल है उनको जो दिया जा रहा है वो भी स्वच्छ है। इस दो लेवल पर रिच होती है कंट्री लेवल की। फिर पर्सनल लेवल पर जो हम खुद खरीद के अपनी जो आजीवन चलाते हैं, उस वो लेवल होता है जो हम पर्सनल लेवल पे चीजों खरीद के अपने लिए खर्च करते हैं। हाँ, तो पर्सनल लेवल और कंट्री के लेवल पे दोनों पे उनको ये चीजें अच्छी मिल रही है उनकी, इसलिए उनकी जीवन की प्रत्याशा जो है वो 90 अबाव जा रही है। कम मोटापा, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, दिन में 1-2 घंटे क्या करते हैं, जिम जाती हैं, या फिर फिजिकली और मेंटली जो उनकी जो स्वास्थ्य है उसका वो फोकस करती हैं। या तो जिम जाती हैं, या फिर घूमने फिरने जाती हैं बाहर वॉकिंग वगैरह के लिए, या एक्सरसाइज करती हैं, या कुछ भी करती है, जुम्बा वगैरह जो भी करती है। मतलब कहने का सारांश ये है कि वो अपनी मेंटली और फिजिकली जो हेल्थ है उसके ऊपर कम से कम फोकस करती हैं, कि वो 24 घंटे में से 1-2 घंटे उसमें देती होंगी। और देना भी चाहिए, जरूरी भी है ये चीज़, हर पर्सन को देना चाहिए, वो चाहे यंग हो या फिर चाहे ओल्ड हो या किसी भी एज के हो। अपनी मेंटली और फिजिकली हेल्थ के ऊपर प्रेजेंट टाइम में फोकस जरूर करना चाहिए। आप 24 घंटे का पूरा दिन होता है, 24 घंटे में से कम आपको 1 या 2 घंटा तो मेंटली और फिजिकली हेल्थ को देना ही चाहिए। 24 घंटे में आप अगर 8-9 घंटे भी काम कर लेते हो ऑफिस का काम, उसके बाद भी आपको 1-2 घंटा देना चाहिए। और उसमें से बाकी टाइम और बाकी काम करें, उसके लिए और भी टाइम बहुत बच जाता है। हाँ, नींद पूरी लेनी चाहिए, खाने पर फोकस करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है, आप अगर अभी आप अपनी फिजिकली मेंटली हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करोगे, आप बीमार होगे हैं। अभी क्या है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो उनको मेंटली हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करना। तो खुद को आ रहा है ना, कोई घर में मोटिवेट करने वाला इतना है कि भाई आप अपनी मेंटली हेल्थ पर फोकस करो। इसलिए स्टूडेंट्स जो सुसाइड के केस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी मेंटली हेल्थ पे फोकस नहीं किया जा रहा है। जो सीनियर्स हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं, बेटा कैरियर बना, कैरियर बना। भाई कैरियर लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है। लेकिन आपकी जो मेंटली फिजिकली हेल्थ है वो आपकी पूरी लाइफ है, पूरी जिंदगी भर आपका साथ देगी। कोई भी साथ छोड़ देगा, लेकिन मरते जन्म लेते तब से लेके मरते दम तक जो आपकी मेंटली फिजिकली जो हेल्थ है वो साथ देगी आपका। इसलिए इस पे कम से कम 1-2 घंटा, तो 1 घंटा, अगर ज़्यादा भी नहीं निकल पाते तो 1 घंटा अपनी मेंटली और फिजिकली हेल्थ को जरूर देना चाहिए। इससे अपनी भी जीवन प्रत्याशा, दक्षिण कोरिया की ही नहीं, हिंदू जो अपन इंडियंस है ना, अपनी भी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी अगर आप फोकस। क्योंकि क्या होगा, अगर आप अपनी मेंटली और फिजिकली हेल्थ पे नहीं फोकस करोगे ना, तो आप उतना जितना टाइम आप बचा रहे हो ना, वो टाइम, वो पैसा, वो एनर्जी आप हॉस्पिटल में दे के आ जाओगे।
इससे बेटर है कि आप डेली कम से कम 1 घंटा अपनी मेंटली और फिजिकली हेल्थ को दें, ताकि आप जो हॉस्पिटल के अंदर जाके पैसा भी खर्च करके आओगे, टाइम भी लगा के आओगे, एनर्जी लगाओगे, वो बच जाएगी। और आपके जब आप ओल्ड एज में जाओगे तभी भी उसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, जो आप अभी अपनी फिजिकली मेंटली हेल्थ को टाइम दोगे, एक्सरसाइज करोगे या फिर जिम जाओगे, कुछ भी ज्वाइन करोगे तो फिर अपनी भी जीवन प्रत्याशा बढ़ सकती है। जीवन प्रत्याशा बढ़ाने का तरीका क्या, आप मेंटली खुश रहो। सबसे बड़ी चीज तो है कि खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। ये चीज सबसे ज्यादा मैटर रखती है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहोगे ना, वो फिर सारा पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बदल देती है। तो वो एक जीवन प्रत्याशा बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो ये दक्षिण कोरिया के जो लोग हैं वो मोटापा अपने आप कम हो जाएगा। अगर आप दिन में 1 घंटा भी अपनी बॉडी को दोगे तो मोटापा अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि डेली का 1 घंटा। तो आप ये सोचो कि सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया मेरी तबीयत खराब है 3-4 दिन से, लेकिन फिर भी मैं सारी क्लासेस कंटिन्यू ले रही हूँ। तो अगर आप डेली का 1 घंटा भी अगर आप देते हो, तो आप ये सोचिए कि महीने के कितने होते हैं, साल के कितने होते हैं, और उसका क्या आउटकम आता है फिर। तो मोटापा अपने आप कम हो जाता है फिर। इस बदलाव के प्रमुख कारण है, और दक्षिणी कोरिया दीर्घायु के मामले में जापान से आगे है। दक्षिणी कोरिया जो दीर्घायु के मामले में जापान से आगे है। दीर्घायु का मतलब प्रत्याशा, इनकी जीवन प्रत्याशा जो जापान से ज्यादा कोरिया की है। वैश्विक भारत में नेक्स्ट है। वैश्विक बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन की समस्याओं के कारण, उर्वरकों की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन यानी कीमत बढ़ रही है उर्वरकों की। उर्वरक मतलब जो अनाजों के अंदर हम खाद देते हैं ना, उसको बोलते हैं। और सप्लाई चेन की समस्या, सप्लाई चेन मैं बोल रही हूँ, ये जो चीन और अमेरिका नहीं सॉरी ईरान और अमेरिका के बीच जो ये शुरू हुआ, उसके बाद में सारी समस्याएं क्रिएट हो गई, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो गई है। हाँ, एक इंसान है ना, एक इंसान, इससे है ना, इसकी खुद के देश की पब्लिक परेशान है, और पूरे वर्ल्ड की पब्लिक परेशान है, पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस परेशान है। और अगर किसी दिन पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस का दिमाग खराब हो गया ना, तो सारे एक साइड होकर इसका ठीक से बजा देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, सबको दुखी कर रखा है इस इंसान ने। भारत का खाद्य सब्सिडी बिल इस वर्ष 3.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह बजट अनुमान 1.7 लाख करोड़ रुपए का लगभग दुगुना है। और उर्वरकों की लागत के बढ़ने के पीछे पश्चिम एशिया में तनाव तथा चीन के निर्यात प्रतिबंध मुख्य कारण है। ये जो तनाव पश्चिम एशिया में चल रहा है, और चीन के जो निर्यात प्रतिबंध है, चीन को भी नए नए सीन क्रिएट करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली 13.153 किलोमीटर लंबी जो जिला सुरंग में 9 जून को अंतिम ब्रेक थ्रू हासिल हुआ है। मतलब जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच जोड़ने वाली जो 13.153 किलोमीटर लंबी जो जिला सुरंग में 9 जून को अंतिम ब्रेक थ्रू हासिल हुआ। 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही है दुनिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सिंगल ट्यूब सड़क सुरंग होने जा रही है। द्विदिशात्मक है ये, सिंगल ट्यूब सड़क सुरंग होने जा रही है। मेजर प्रभात मिश्रा को अमेरिका में 2 प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार। मेजर प्रभात मिश्रा, ये तो हो चुका है। नासा ने, ये मिस प्रिंटिंग कर ली मेरे पीपीटी वाला ने। नासा नेक्स्ट है, नासा ने ओटेमिस 3rd मिशन के लिए अपने चालक दल को घोषित की है, जिसमें रेडी ब्रेसनिक, फ्रैंक रूबियो, आद्रे डगलस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के लुका पार्मिटानो शामिल हैं। इस मिशन का लक्ष्य 2026 के अंत तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है, जो 50 वर्षों के बाद चंद्रमा का पहला मानव मिशन होगा। ये देखिए, रेडी ब्रेसनिक ये नाम है इनका, फ्रैंक रूबियो, आद्रे डगसल और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के लुका पार्मिटानो शामिल है। ये जो 4 पर्सन है, ये जो आप इधर देख रहे हो हैं, ये जाएंगे जो चांद का जो क्या है, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा का जो दक्षिण ध्रुव, वहां पे इनकी लैंडिंग होगी, वहां पे जाके अपनी रिसर्च करेंगे हैं। मानव को पहली बार मानव मिशन वहां तक पहुंचाया जा रहा है। पहले जैसे कि आपने देखा 3-4 साल पहले अपना भारत का भी दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग हुई थी। भारत के जो यान बनाया था अंतरिक्षयान, उसकी लैंडिंग हुई थी। तो वहां पे ये पहली बार ये मानवों को उतारेंगे। कौन उतारेगा? नासा, जिसका नाम है आर्टेमिस 3 मिशन के लिए इनको नियुक्त किया गया है। इन चारों के दल को नियुक्त किया गया है, जिसका उस मिशन का नाम है आर्टेमिस 3 मिशन। याद कर लेना इस नाम को अच्छे से है। पीएम मोदी नेक्स्ट जो है वो है पीएम मोदी, भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मतलब डेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जब पीएम
पद के ऊपर जो रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं। 2014 से लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने मोदी का मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कुल कार्यकाल 9,000 दिनों से अधिक हो गया है। मतलब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड था कि वो सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहे, लेकिन पीएम जो है हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और सीएम और पीएम के दोनों डेज को मिलाया जाए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के सीएम थे, तो सीएम और पीएम दोनों डेज को मिला के बताया जाए तो 9,000 दिन वो कंटिन्यू सीएम और पीएम की चेयर पे रहे हैं। पंजाब के पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सर्वसम्मति से भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष चुना गया है। क्या भारतीय विद्या भवन का किसको? बनवारी लाल पुरोहित को सर्वसम्मति से यानी सबकी सहमति से चुना गया है। बैंकर दीपक पारेख को संस्था का उपाध्यक्ष बनाया गया है। किसको? बैंकर दीपक पारेख को। बनवारी लाल पुरोहित ने सुरेंद्र लाल मेहता का स्थान लिया है और वे पिछले 22 वर्षों से भारतीय विद्या भवन के ट्रस्टी रहे हैं। साथ ही वे असम, तमिलनाडु और मेघालय के राज्यपाल भी रहे हैं। क्या रहे हैं? बनवारी पुरोहित ने सुरेंद्र लाल मेहता का स्थान लिया है। पहले अभी प्रेजेंट टाइम में सुरेंद्र लाल मेहता थे, जो अब के जो जहाँ पे अब बनवारी लाल पुरोहित जी ने उनका स्थान लिया है, और वे पिछले 22 वर्षों से भारतीय विद्या भवन के ट्रस्ट रहे हैं। 22 वर्षों से भारतीय विद्या भवन जो है उसके ट्रस्टी रहे। और साथ ही वे असम, तमिलनाडु और मेघालय के राज्यपाल भी रहे हैं। कहाँ के? असम, तमिलनाडु और मेघालय के राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट है, कोयला मंत्रालय ने कोल एक्सचेंज रूल्स 2026 अधिसूचित किया है। इसके तहत देश में कोल एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे। क्या स्थापित किए जाएंगे? कोल एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे, जहां कोयले की खरीद बिक्री पारदर्शिता तरीके से होगी। कोयले की जो खरीद और बिक्री होगी वो पारदर्शिता तरीके से होगी, उसमें कोई घोटाला नहीं होगा, कोई 2 नंबर का धंधा नहीं होगा। अब कोयले का व्यापार मेनी टू मेनी ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म पर किया जा सकेगा। किस पे? मैनी टू मैनी जो ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म उस पर किया जा सकेगा। और एक नियंत्रक संगठन इन एक्सचेंजों को पंजीकृत और नियंत्रित करेगा। एक नियंत्रित संगठन मतलब एक संगठन बनाया जाएगा जो इन सब पर नजर रखेगा, इनको नियंत्रित करेगा, और इनमें अगर कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को एक पारी में 300 रन से हराया। कितने रन से? 300 रन से। किसने? भारतीय क्रिकेट टीम ने चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में, जो भारत की टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2018 में भारत ने वेस्ट इंडीज को एक पारी और 272 रन से हराया था। डेब्यू कर रहे 23 वर्षीय स्पिनर मानव सुथार ने पहली पारी में 6 विकेट और मैच में कुल 7 विकेट लिए, और वे अपने डेब्यू टेस्ट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज बने। कौन से? अपने डेब्यू टेस्ट में 5वें तथा 5वें या उससे अधिक विकेट लेने 10वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। सैन्य खर्च में भारत 5वें स्थान पर। सैन्य खर्च में अमेरिका विश्व में पहला। सैन्य खर्च का मतलब क्या होता है कि हम सेना के ऊपर जो खर्च करते हैं, सेना पे मान लो, या सेना के जो मतलब जो जैसे उनके जो उपकरण होते हैं सेना के, उसके ऊपर मान लो सारा ऑल ओवर मिला के हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 5वें स्थान पर आता है भारत, और 1 नंबर पर कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत ने 2025 में रक्षा क्षेत्र पर 92.1 अरब डॉलर खर्च किए। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन रहा है। जनवरी तक भारत के पास 190 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार थे। सैन्य खर्च में अमेरिका 954 अरब डॉलर के साथ दुनिया में पहले, और चीन दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, और हम जो है 5वें नंबर पर हैं। 190 क्या देश जनवरी तक भारत के पास 190 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार थे, यानी हम पाकिस्तान से 70, 80, 90 20 हथियारों से ज्यादा आगे हैं अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, अमेरिका के संघीय न्यायाधीश
रिचर्ड स्टर्नर्ड ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है जिसमें H-1B वीजा पर $1 लाख का अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कही गई थी। अदालत ने कहा है कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति ऐसा शुल्क नहीं लगा सकते हैं। कांग्रेस की भी मंजूरी की इसमें जो मतलब अकेले जो ट्रंप साहब है राष्ट्रपति वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको औरों की भी जरूरत पड़ती है, भाई सभी की सहमति जरूरी है। तो जैसे अपन भी कुछ करते हैं संसद के अंदर हिंदुस्तानी, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो संसद होते हैं उनकी दोनों की जरूरत होती है। वैसे यहाँ पे भी अकेले जो राष्ट्रपति ट्रंप जी वो नहीं कर सकते, उनको भी जो उनकी विपक्ष की पार्टी है उनकी सबकी सहमति लेनी होती है। और अगर उससे भी अगर असहमत है पब्लिक तो फिर ये चीज़ न्यायालय में जाएगी, वहाँ से उन चीज़ों का सही तरीके से दोनों साइड के पक्षों के बारे में सोच के उसके बाद वहाँ का डिसीजन आता है। तो वही यहाँ हुआ है, उनके जो न्यायाधीश है उन्होंने ये फैसला दिया है। अधिक फीस से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी हो सकती है। कि अगर अधिक फीस है $1 लाख, मतलब अगर आप भारतीय चाहते हैं कि हम लोग जाएं अमेरिका में तो उसके लिए हमें $1 लाख देना पड़ेगा, तो कोई नहीं जाएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ का $1 लाख बहुत ज़्यादा हो जाएगा भारतीयों के लिए। उससे अगर वहाँ कोई नहीं जाएगा तो वहाँ को जो शिक्षा स्वास्थ्य के अंदर जो विदेशों की जो इनकम है या विदेशों के जो लोग वहाँ कार्य कर रहे हैं उनकी कमी हो जाएगी, तो उससे उनको खुद को भी समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इसको खारिज कर दिया है वहाँ के जो न्यायाधीश है उन्होंने। राष्ट्रपति के रक्षा अलंकरण समारोह में 7 कीर्ति चक्र, कितने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र दिए। वायुसेना के पायलट और गगन यात्री प्रशांत बालकृष्ण नायक कीर्ति चक्र से सम्मानित किए गए। ये है राष्ट्रपति जी अपनी। नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और रूपा ए को नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के दौरान 25,600 समुद्री मील की यात्रा पूरी करने पर शौर्य चक्र दिया गया। किसको? नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और रूपा ए को नाविका सागर परिक्रमा 2 के अभियान के दौरान 25,600 समुद्री मील की यात्रा पूरी करने पर शौर्य चक्र दिया गया। ये देखिए पिक्चर दे रखी है यहाँ उनकी। भारत साउथ एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप 7 साल बाद जीता। कितनी साल बाद जीता भारत? 7 साल बाद जीता है फुटबॉल चैंपियनशिप। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने 7 साल बाद साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। फाइनल में भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराया। पूरी टूर्नामेंट ने भारतीय टीम को अजेय रही। इसने अपने सभी 4 मुकाबले जीते और 18 गोल किए। कितने? पूरे 4 मुकाबले जीते, 18 गोल किए और बांग्लादेश को इन्होंने 3-1 से हराया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद, चेस की बात शुरू हो गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने ओस्लो में आयोजित नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता। वे यह टूर्नामेंट जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में उन्होंने जर्मनी के विसेंट केमार को हराया। किसने हराया? जर्मनी के जो विसेंट केमार थे, इस नाम के, इनका नाम है ये विसेंट कुमार, इनको हराया। जबकि अमेरिका ग्रैंड मास्टर वेस्ले सो दूसरे और अलीरेजा फिरोज तीसरे स्थान पर रहे। को अमेरिका के जो ग्रैंड मास्टर वेस्ले पहले नंबर पे थे, जो अपने जो भारत के जो प्रज्ञानंदा है वो थे। दूसरे नंबर पर अमेरिका के ग्रैंड मास्टर वेस्ले सो थे। तीसरे नंबर पर अलीरेजा फिरोजा तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट, केरल वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली को ई कोर्ट से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल जो है वन्य जीव अपराध यानी वन्यों के जीवों पे जो अपराध करते हैं उसको प्रबंधन प्रणाली को ई कोर्ट से जोड़ने वाला केरल जो पहला राज्य बन गया है। राज्य ने HAWK सिस्टम को अदालतों की डिजिटल प्रणाली से जोड़ा है। किसको? HAWK सिस्टम की अदालतों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा, जिससे वन्य जीव अपराधों से जुड़े मामलों की जानकारी और दस्तावेज ऑनलाइन साझा किए जा रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला विमान तैयार किया है, जिसका नाम X-59 है। इसकी उड़ने की रफ्तार 1489 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो ध्वनि की गति से 264 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। नासा ने इसे करीब 2400 करोड़ रुपए खर्च कर तैयार किया है। भारत की अंडर 80 पुरुष की हॉकी टीम ने एशिया कप 2026 का खिताब जीता। जापान के काकामीहगारा में
काकामीगहारा में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने मेजबान जापान को 4-1 से हराया। इसके साथ ही भारत टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे सफल देश बन गया है और टीम की है तीसरी ट्रॉफी है। कौन सी ट्रॉफी है टीम की? है तीसरी ट्रॉफी है इस टीम की। भारत ने 2026 अडल मैन ट्रस्ट इंडेक्स में तीसरा स्थान हासिल किया। किसने? भारत ने अडल मैन ट्रस्ट इंडेक्स में तीसरा किया। यह इंडेक्स बिजनेस, सरकार, मीडिया और एनजीओ में लोगों के भरोसे के औसत स्तर को दिखाता है। इस इंडेक्स में चीन और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रूप से पहले पायदान पर है। कौन से पे? भारतीय निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका? भारतीय निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के सबसे सफल एथलीट थे। उन्होंने 15 पदक, जिनमें से 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में उन्होंने तेज बुखार के बावजूद 3 स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने मनु भाकर और सौरभ चौधरी को ट्रेन किया था, मतलब वो मनु भाकर और सौरभ चौधरी के कोच थे। सॉरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बने एनएससीएस के सैन्य सलाहकार। किसके? एनएससीएस के सैन्य, ये है राजीव घई। इनका नाम बहुत ज्यादा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में भी इनका नाम बहुत ज्यादा था। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्ति होने वाले वे पहले सेवारत सैन्य अधिकारी हैं। वर्तमान में वे सेना के उप प्रमुख हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीजीएमओ के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। वे जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम के स्थान लेंगे। किसका? एनएस राजा सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल में सीडीएस नियुक्त किया है। जो एनएस सुब्रमण्यम अभी सीडीएस बने हैं, कितनी तारीख को? अभी 30 तारीख को ही बने हैं। उन्होंने अनिल जो चौहान थे वो रिटायरमेंट हो गए, तो उनका स्थान इन्होंने लिया था, एनएस राजा सुब्रमण्यम ने। और एनएस राजा सुब्रमण्यम जो उनका जो स्थान था वो इन्होंने लिया है। स्पेसएक्स के शेयर बाजार में सफल प्रवेश। स्पेसएक्स के शेयर बाजार में सफल प्रवेश के बाद एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने। स्पेसएक्स का बाजार मूल्य $2 ट्रिलियन से अधिक पहुंच गया है, जिससे यह अमेरिका की 6ठी सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। कौन सी? अमेरिका की 6ठी सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी बन गई है एलन मस्क की। कंपनी के आईपीओ से करीब $75 अरब जुटाए गए, जो इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ है। क्या है? इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ है। रिलायंस इंडस्ट्री और मेटा ने गुजरात के जामनगर में एक बड़े डेटा सेंटर के निर्माण के लिए समझौता किया है। किसने? रिलायंस इंडस्ट्री और मेटा ने गुजरात के जामनगर में एक बड़े डेटा सेंटर के निर्माण के लिए समझौता किया है। ये देश में मेटा का पहला बिल्ट टू सूट डेटा सेंटर होगा। कौन सा होगा? बिल्ट टू सूट डेटा सेंटर होगा। इसकी क्षमता 168 मेगावाट होगी। कितनी होगी? 168 मेगावाट होगी। रिलायंस इसे नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री पानी की कूलिंग तकनीकी से संचालित करेगा। किससे? रिलायंस इसे नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री पानी की कूलिंग जो तकनीकी है उससे संचालित करेगा। डॉक्टर अलका राव चंडीगढ़ नेक्स्ट है। अलका राव, ये देखो लो, अलका राव, ये है अलका राव। डॉक्टर अलका राव चंडीगढ़ से CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी की निदेशक बनी है। इसको नाम CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एज इट इज याद करना होगा। 1984 में संस्थान की स्थापना के बाद वह इस पद की संभालने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है। 1984 में इस संस्था की स्थापना हुई थी, उसके बाद संस्था की स्थापना, उसके बाद ये पहली महिला है जिन्होंने ये पद संभाला। उससे पहले कोई महिला न थी, यही है पहली महिला। डॉक्टर राव के पास 20 वर्षों का शोध अनुभव है। इनके पास 20 साल का अनुभव है इस क्षेत्र के अंदर शोध का। और इससे पहले वे FSSAI में सलाहकार नियुक्त रह चुकी हैं। किसमें? FSSAI जो उसमें सलाहकार के रूप में ये नियुक्त रह चुकी है। नेक्स्ट है, भारत ने 19 जुलाई तक कोलकाता में पहले 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में पहले SCO सभ्यता संवाद मंच की मेजबानी करेगा। भारत 17 से 19 जुलाई को तक कोलकाता में पहले SCO सभ्यता संवाद मंच की मेजबानी करेगा। इससे संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक और सभ्यता संबंध मजबूत होंगे। इससे सांस्कृतिक और सभ्यता के जो संबंध है CSO के सदस्यों के, वो मजबूत होंगे। भारत मध्य एशिया की विस्तारित पड़ोस मानता है। मध्य एशिया को भारत विस्तारित पड़ोस, यानी अपने पड़ोस को विस्तार करना, और यह पहला क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाएंगे। क्षेत्रीय जो सहयोग है वो भी बढ़ाएंगे।
विदेश में क्या चला फिलहाल एक हफ्ते में, अपने विदेशों में क्या क्या हलचलें मची। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री थे, कौन से मंत्री? रक्षा मंत्री। किसके? ब्रिटेन के। उन्होंने अपने इस्तीफे से रिजाइन कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को बताया। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो कीर स्टारमर हैं। इनके नाम याद रखो कि कौन से देश का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, और चर्चा में कौन कौन से मंत्री रहते हैं। क्योंकि पूरी सांसद तो अपने खुद के देश की याद हो जाए बहुत बड़ी बात है। पूरे जितने भी सांसद के जो सदस्य होते हैं उनकी, तो विदेशों के पूरी सांसद याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा सभी देशों की। लेकिन अब तुमको कौन सा केबीसी के अंदर जाना है जो पूरे देशों की वो करनी है, सांसद याद करनी होंगी। आपको अपना जो सिलेक्शन हो जाए उस तक मतलब रखना है। तो अगर आप जो मेजर जो चर्चा में रहती है ना, कि कौन से देश के कौन से रक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्री हो, जो चर्चा में रहते हैं उनके नाम तो जरूर याद रखना है। पूरी सांसद के तो किसी भी इतने सारे 195 कंट्रीज है, उनकी सांसद के सभी के नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। और इनके नाम भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं, अपने नाम फिर भी अलग होते हैं, इनके नाम बहुत अजीबोगरीब होते हैं। इसलिए जो चर्चा में है वो तो याद रखना ही है? तो क्या है? स्टामर, कीर स्टारमर जो प्रधानमंत्री को बताया कि सरकार रक्षा क्षेत्र पर पर्याप्त खर्चा नहीं कर रही है। हीली का कहना है कि मौजूदा वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के मुकाबले रक्षा निवेश योजना काफी कम है। जुलाई 2024 में लेबर पार्टी सरकार बनने के बाद उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था। जो लेबर पार्टी 2024 में लेबर पार्टी की जो सरकार बनी उसके बाद में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था, उससे पहले कोई और थे। तो ये उनका रीजन था कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया है इस पद से। योजना कौन कौन, पूरे हफ्ते भर के अंदर योजनाओं में क्या परिवर्तन हुए हैं? तो लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी, कौन सी? लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में 74 नए लैंड पोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा। इनमें 3 लैंड पोर्ट चीन सीमा पर और 6 पाकिस्तान सीमा पर बनाए जाने की योजना है। चीन सीमा वाले पोर्ट हिमालय, उत्तराखंड और सिक्किम में प्रस्तावित है। पाकिस्तान सीमा वाले पोर्ट जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में बनाए जाएंगे। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में 74 लैंड पोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिनमें से 3 लैंड पोर्ट चीन सीमा पर बनाए जाएंगे, 6 लैंड पोर्ट पाकिस्तान सीमा पर बनाए जाएंगे। चीन सीमा वाले जो मेजर जो है वो अभी यहाँ बताए गए हैं, और चीन सीमा पर जो हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम जो अपने 3 राज्य लगते हैं उन पे बनाए जाएंगे, और पाकिस्तान सीमा के अंदर जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। अभी देश में 15 लैंड पोर्ट हैं। नेक्स्ट है सहायता। भारत में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA को 21 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की। यह भारत के सालाना $50 लाख के योगदान की पहली किस्त होगी। भारत के साल 2018-19 से UNRW को वार्षिक योगदान 12.5 लाख से $50 लाख किया गया है। यानी कि 2018-19 में UNRWA को वार्षिक योगदान 12.5 था, लेकिन फिलहाल $50 लाख किया गया, $1 किया गया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की। स्कीम, कौन कौन सी स्कीम अभी एक हफ्ते भर में बनी है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के तहत एक माह में 1 लाख से अधिक गारंटी जारी हो चुकी है। इससे अब तक 48,484 करोड़ रुपए के ऋण को कवर किया गया। प्रधानमंत्री ने 5 मई को इस योजना को मंजूरी दी थी। इससे पश्चिमी एशिया संकट से प्रभावित कारोबारों को सहायता मिलेगी। निधन, किसका निधन हुआ हफ्ते भर में? निधन भारतीय राज तमिल सिनेमा के निर्देशक भारती राजा का 85 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। कितनी? 85 वर्ष की आयु में चेन्नई में इनका निधन हो गया। उन्होंने 1977 में 16 वयाथिनीले, कितने? 16 वयाथिनीलों के निर्देश की शुरुआत की और 4 दशकों में 40 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया था। इन्हें इयकुनार इमियम की उपाधि मिली थी। ये साउथ इंडियन नाम है। इयकुनार इमियम की उपाधि मिली। उन्होंने महाराजा तथा आगामी पुलवर में भी अभिनय किया था। महाराजा और आगामी पुलवर में भी अभिनय किया था। ये है, देख लो, ये देखिए, आपने देखे होंगे किसी न किसी मूवी के अंदर इनको। वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ 7 दिन, ये पूरे वीक का है। करंट अफेयर करानी हूँ मैं आपको, वीकली करंट अफेयर है, तो डेली का एक वर्ड ऑफ द डे आता है, मतलब किस दिन कौन सा वर्ड ज्यादा यूज किया गया है और क्यों रहा वो पूरे वर्ड के अंदर। वो जो वर्ड था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो वर्ड यूज किया गया वो पॉपुलर क्यों रहा, तो ये पूरे वीक के वर्ड मैं आपको यहाँ कराती हूँ। AFSP,
AFSPA यानी अवार्ड फॉरेस्ट स्पेशल यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। यह एक विशेष कानून है। इसे उन क्षेत्रों में लागू करते हैं जहां उग्रवाद, हिंसा व सुरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्याएं होती हैं। इनके तहत सेना और अर्धसैनिक बलों को कुछ अतिरिक्त अधिकार मिलते हैं। वह बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं। ये श्रीनगर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, शिमला में, मतलब ये उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनके अंदर, और सबसे ज्यादा ये उत्तर पूर्वी राज्य और जम्मू कश्मीर है, वहां पे लागू है। तलाशी ले सकते हैं, जरूरत पड़ने पर बल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य अशांत क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाना है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले साल तक पूर्वोत्तर के 1-2 राज्यों को छोड़कर लगभग पूरे में अफस्पा हटा दिया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम RBI द्वारा मान्यता प्राप्त एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह MSME कंपनियों को उनके बकाया बिलों के बदले जल्दी भुगतान पाने में मदद करता है। क्या करता है? यह मान्यता प्राप्त एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये MSME कंपनियों को उनके बकाया बिलों को जल्दी भुगतान करने के लिए मदद करता है। इससे उन्हें लंबी ऋण प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है और कार्यशील पूंजी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कार्यशील जो पूंजी है वो उनको जल्दी से आसानी से प्राप्त होती है और लंबे ऋण की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए MSME भुगतान ट्रेड्स के माध्यम से करना अनिवार्य किया है। ट्रेड्स के माध्यम MSME जो भुगतान है वो ट्रेड्स के माध्यम से 2026 का जो बजट है उसमें इसको लागू कर दिया गया है। 27-28 में प्लेटफॉर्म पर लेन देन 70 से 80% बढ़ने का अनुमान है। 70 से 80% तक इसका अनुमान है बढ़ने का। अब तक ट्रेड्स से करीब 8.7 लाख करोड़ रुपए के बिलों को फंड किया जा चुका है। कितने को? 8.7 लाख तक के जो करोड़ रुपए के बिलों को फंड किया जा चुका है। साइबर कॉन्ड्रिया, यह एक ऐसी स्थिति है, ये वर्ड ऑफ द डे, ये सारे मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ वर्ड ऑफ द डे है पूरे हफ्ते भर के। हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं के बारे में बार बार इंटरनेट पर जानकारी खोता है। साइबर कॉन्ड्रिया, हाँ, ये जो शब्द है साइबर यानी आपको पता है मोबाइल से कनेक्टेड है, कॉन्ड्रिया एक बीमारी से है। तो इन दोनों को आप कनेक्ट कर लोगे तो इसका पूरा ही निकल के आ जाएगा। इससे वह सामान्य लक्षणों को भी गंभीर बीमारी का संकेत मानता है। मतलब कोई पर्सन है जिसको सामान्य लक्षण है, जैसे सर, जैसे मैं बीमार हूँ, मुझे जुकाम और रखी खांसी है, बुखार है, लेकिन मैं इसको किसी बड़ी बीमारी से जोड़ लूँ कि हाँ मुझे तो फलानी बीमारी हो गई, ढिमकी हो गई, ये उसके सिम्टम्स हैं, तो बार बार उस पर डॉक्टर के पास तो जाएगा नहीं, मोबाइल में उसको सर्च करता रहता है। इस बीमारी को जो मतलब नाम दिया गया वो दिया गया है साइबर कॉन्ड्रिया है। तो ये है, जबकि होते वो नॉर्मल सिम्टम्स हैं, ज़्यादा कोई मेजर बीमारी नहीं होती है, लेकिन उसके दिमाग में साइकोलॉजी बन चुकी है कि नहीं हाय है। साइकोलॉजी का कोई वहम होता है ना, वहम, उसका कोई इलाज नहीं होता है। हर बीमारी का इलाज होता है मगर वहम का कोई इलाज नहीं है। तो उस टाइप का इसके दिमाग, किसी पर्सन के दिमाग में वहम हो जाना हाँ, कि छोटी छोटी बीमारियों को भी बड़ा समझने लग जाना, उसको बोलते हैं साइबरकॉन्ड्रिया। उदाहरण के लिए सिरदर्द या थकान जैसी आम समस्याओं को पढ़कर व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी का डर पाल सकता है। इससे तनाव, चिंता और मानसिक बेचैनी बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार डॉक्टर की सलाह लेने के बजाय इंटरनेट या AI टूल्स पर ज़्यादा भरोसा करना इस समस्या को बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते उपयोग के कारण यह शब्द चर्चा में है। क्यों है चर्चा में? मैंने आपको बताया ना, जो वर्ड ऑफ द डे होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उस दिन चर्चा में होते हैं। तो किस लिए है? क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग की वजह से ये ज्यादा चर्चा में है। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये क्या है? अभी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है भाई? कौन सी बीमारी का नाम है ये? यह कानून सांसदों और विधायकों को दल बदल से रोकता है। सांसद और विधायक ये जो पलटू, कभी इधर पलट जाते कभी उधर पलट जाते। अब ये क्यों है चर्चा में? ये इसलिए चर्चा में कि आपको पता है कि जो पश्चिम बंगाल की जो पार्टी है TMC, उनमें काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है अभी, उसकी वजह से ये शब्द चर्चा में आया है। उससे पहले भी शायद तमिलनाडु की पार्टी थी, उनकी फैमिली की 3-4 पार्टियां पहले भी फैमिली की जो ऐसे ही टूटी हैं, जैसे अभी पश्चिम बंगाल वाली टूट रही है, वो फैमिली की इश्यूज की वजह से ही टूटती है सारी पार्टियां। है कि सब फैमिली के मेंबर आ रहे होते हैं, दूसरों को जगह नहीं मिलती कि भाई हम भी तो मेहनत कर रहे हैं पार्टी में, हमें भी तो जगह मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, कुछ पर्सनल भी होते हैं, कुछ पार्टी के भी होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं जो बाहर पब्लिक में आते ही नहीं है। अंदर ही अंदर पकड़ी होती है खिचड़ी, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, वो पब्लिक को पता नहीं लगता है। खैर,
वो पॉलिटिकल इशू अपना नहीं है, अपन को अपने सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उससे फोकस रखना है। पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं जाना हम लोगों को, अपन को न्यूट्रल रहना होता है। अगर हम कल को ज्वाइन भी हो जाएंगे ना, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, हम सर्विस कर रहे होते हैं, तो भी हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें न्यूट्रल रहना है। अगर ये पार्टी आई तो हमें इसके साथ काम करना है देश की भलाई के लिए, ये पार्टी आई तो इसके साथ भी रह के काम करना है, सिर्फ देश की भलाई पे फोकस करना है। पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देश से मतलब है और समाज से मतलब है, और क्योंकि हमें देश की भलाई में और समाज की भलाई में काम करना है बस। पार्टी में हमें इन्वॉल्व नहीं होना, वो हमारा काम नहीं हो, पॉलिटिशियंस का है। अगर उसमें किसी को इन्वॉल्व होना है तो वो यहाँ सिविल सर्विस में नहीं आए, वो पॉलिटिक्स में जाके वहां से चुनाव लड़के आए, यहाँ जा तैयारी ना करे चुनाव लड़े। इसे 1885 में लागू किया गया। अगर कोई जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करने पर भी कार्यवाही हो सकती है। हालांकि यदि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद या विधायक एक साथ दूसरी पार्टी में विलय करते तो उन्हें छूट मिल सकती है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों के अलग गुट बनाने और एनडीए में समर्थन लेने की खबर के कारण यह कानून चर्चा में रहा है। सेक्शन 301, अभी सेक्शन 301 क्या है? प्लीज स्टूडेंट्स मेरी तबीयत पे फोकस ना करें, सिर्फ कंटेंट पर और पढ़ाई पे फोकस करें। मैं आपको आते ही बता चुकी हूँ कि मेरी 3-4 दिन से तबीयत खराब है, लेकिन मैं कंटिन्यू लेक्चर ले रही हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए फोकस मेरी तबीयत पर ना करें, सिर्फ कंटेंट पर पढ़ाई पे करें। ये अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 का एक प्रावधान है जो अमेरिका सरकार को यह जांच करने का अधिकार देता है कि कोई देश ऐसी व्यापार नीतियां तो नहीं अपना रहा है जिन्हें अमेरिका अपने कारोबारों के लिए अनुचित मानता हो। ये अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974, सबका अपना अपना ट्रेड एक्ट होता है, अपने भारत का भी अपना ट्रेड एक्ट है। तो ट्रेड एक्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका सरकार को यह जांच करने का अधिकार होता है, उनके पास अधिकार है कि कोई देश ऐसी व्यापार नीतियां तो नहीं अपना रहा है कोई जिन्हें व्यापार अपने कारोबार के लिए अनुचित मानता है। मतलब अमेरिका महाशक्ति है तो उसके पास ये पावर भी, वो दूसरे देशों की जो व्यापार नीतियां उनको भी चेक कर सकते हैं कि वो कोई ऐसी नीति नहीं अपना रहा है जिससे मेरे देश का लॉस हो रहा हो, है। क्योंकि वो हमारी मारवाड़ी में कहा था, बाबो सैन मारे बाबा ने कुण मारे, यहाँ पे सेम यही कंडीशन है। अगर जांच में ऐसा पाया जाता है तो अमेरिका उस देश के सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है या अन्य व्यापारिक कदम उठा सकता है। यह शब्द इसलिए चर्चा में है क्योंकि अमेरिका ने अपनी हालिया सेक्शन 301 जांच में भारत का भी नाम शामिल किया है और कुछ मामलों में भारतीय आयात पर अतिरिक्त 12.5 शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। मैंने आपको एक शॉर्ट में बात बोली थी कि एक इंसान है ना, इससे पूरी उसकी खुद की कंट्री के लोग भी दुखी हैं और पूरी दुनिया के लोग भी दुखी हैं और पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस भी दुखी हैं। और अति हर चीज की बुरी होती, किसी दिन अगर सारी पूरी कंट्री से एक साइड हो गई और उसके पॉलिटिशियन और पब्लिक एक हुई ना, तो इसका बैंड अच्छे से बजेगा। देखना अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 329 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो चुनाव प्रक्रिया में अदालतों के हस्तक्षेप को सीमित करता है। क्या करता है? चुनाव की प्रक्रिया में अदालतों के हस्तक्षेप को सीमित कर देता है। चुनाव शुरू होने के बाद अदालत आमतौर पर दखल नहीं देती और विवादों को चुनाव पूरा होने के बाद चुनाव याचिका के जरिए चुनौतियां दी जा सकती हैं। मतलब जब चुनाव शुरू होता है तब अदालतें बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगी, लेकिन जब हो चुका होता है उसके बाद में अदालतें इंटरफेयर कर देती हैं। उनका उद्देश्य चुनाव बिना रुकावट पूरा कराना है। मतलब चुनाव में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, या तो पहले आप कर लो जो करना हो या फिर बाद में कर लो, मगर बीच में इंटरफेयर मत करो। हाल ही में राज्यसभा चुनाव के खिलाफ नामांकन खारिज होने पर मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 329 का हवाला देते हुए खारिज कर दी गई। किसकी? मीनाक्षी नटराजन की। कहा गया कि ऐसे मामलों में चुनाव याचिका ही उचित रास्ता है। ओके, अब आगे है क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है कि रोज के जो डेली करंट अफेयर है, जो डेली करंट अफेयर में आपको कराती थी, उसमें मैं डेली आपको 2 क्वेश्चंस देती थी। लेकिन अब अगर डेली के 2 क्वेश्चंस हुए तो पूरे हफ्ते भर के कितने क्वेश्चंस हुए हैं, उस हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको मैंने पूरे इंक्लूड कर दिए। यानी 6 दिन की, 1 दिन की छुट्टी होती है, 6 दिन के मतलब 12 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ये 12 क्वेश्चंस यहाँ है। जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किस संस्था की जगह की गई थी? नीति आयोग की जो स्थापना है, कौन सी जगह किसकी स्थापना, मतलब इससे नीति आयोग से पहले यहाँ पे कौन सा आयोग था जो उस आयोग को हटाकर इस आयोग की स्थापना की गई थी? तो वो है योजना आयोग है। फिर तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति 1950 से 1963 देश के पहले सॉलिसिटर जनरल रहे। इनका नाम क्या है? इनका नाम बताइए, देश के पहले सॉलिसिटर जनरल रहे थे। चंदन किशन दफ्तरी। कौन? चंद्र किशन दफ्तरी इनका नाम है। क्या नाम है इनका? चंद्र किशन दफ्तरी। देख लीजिए अच्छे से इनके चेहरे को।
देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस जल क्षेत्र में स्थित है? बैरन जो द्वीप है वो कौन से जल क्षेत्र में स्थित है? अपने ही देश का है ये। तो ये आता है अंडमान और निकोबार के अंदर है। भिखारी ठाकुर द्वारा रचित यह है भोजपुरी लोक नृत्य नाटक मजदूरों व ग्रामीण महिलाओं की पीड़ा को दर्शाता है। ये नाम बताइए। ये जो है भोजपुरी लोक नृत्य नाटक, ये नाटक कर रहे हैं, मतलब ये दिखा रखा है कि स्टेज के ऊपर किस तरीके से नाटक कर रहे हैं स्त्री और पुरुष। भिखारी ठाकुर द्वारा रचित है ये। महिलाओं की पीड़ा को दर्शाता है कि महिलाएं कितनी समस्याएं झेलती हैं, घर के अंदर बाहर भी कितना काम करती है। ये नौटंकी जो है वो उसको दर्शाती है। तो इसमें पूछा गया है इसका नाम बताइए कि नाम क्या है? तो इसका नाम है विदेशिया। देश का कौन सा राज्य 3 देश नेपाल भूटान चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? मतलब कौन सा राज्य है जो तीनों देशों के साथ उसकी सीमा टच होती है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय यानी दूसरे देश, अंतरराज्य नहीं। अंतरराज्य मतलब सिर्फ राज्यों से टच होती हो, अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों से भी टच होती हो, तो वो है सिक्किम। सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन का कार्य करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में जो जल विभाजक करती है वो सिंधु और गंगा नदी के बीच में जो जल विभाजक पर्वत श्रृंखला करती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पीर पंजाब पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा, मैं आपको खुद ही तो पढ़ा रही हूँ ज्योग्राफी, तो आपको बताया था मैंने क्लास के अंदर कि सतपुड़ा कहाँ है, विंध्याचल कहाँ है, अरावली कहाँ स्थित है, वो सारी आपको मैंने बता रखी है। और ये भी सारे बता रखे हैं स्टेट वाइज। चित्र पैलेस नाम से प्रसिद्ध 347 कमरों वाला और दुनिया का सबसे बड़े निजी आवासों में शामिल ये महल कौन सा है? ये महल कौन सा है? इस पिक्चर को ठीक से देख लीजिए अच्छे से। चित्र पैलेस नाम से प्रसिद्ध है यह। 347 कमरे इसके अंदर हैं। चित्र पैलेस इसे बोला जाता है और 347 कमरे इसमें है। मैं थोड़ा साइड में हट जाती हूँ, देख लो। यह कौन सा पैलेस है? उम्मेद भवन पैलेस जो जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? उम्मेद भवन पैलेस जो जोधपुर में स्थित है, यह है उम्मेद भवन पैलेस। इसको छत्र पैलेस हम जानते हैं। इसमें 347 कमरे हैं। तस्वीर में दिख रहे न्यायमूर्ति देश में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं, इनका नाम क्या है? PIL जो अपन दायर करते हैं ना, PIL है, उसके जो जनक थे वो यही थे। इनका आप गौर से देख लीजिए चेहरा। जनहित याचिका, जनहित याचिका इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब जनता के हित में अगर सॉरी, जनता के हित में मतलब कि अगर कोई ऐसा मुद्दा देश के अंदर उठा है जिसमें काफ़ी सारी पब्लिक परेशान हो गई है, तो अगर कोई एडवोकेट ये चाहे कि मैं पब्लिक के हित में और जनहित याचिका कोर्ट में लगाऊं तो वो लगा सकता है। तो उसके जो जनक थे ना वो कौन थे? वो ये थे जस्टिस PN भगवती। जस्टिस PN भगवती, क्या नाम है? जस्टिस PN भगवती। दुनिया का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भारत की किस खदान से निकलता है? अपना जो कोहिनूर हीरा था वो कौन सी खदान से निकला था? तो वह कोल्लेरू खदान, आंध्र प्रदेश। उत्तरी भारत में भूमि मार्ग से होने वाले आक्रमणों और व्यापार का प्रमुख प्रवेश दर्रा कौन सा है? उत्तरी भारत में भूमि मार्ग से होने वाला, ये अंग्रेजों की नहीं, मुगलों ने शुरुआत की थी यहाँ से। हाँ, उत्तरी भारत दो ही रास्तों से जो विदेशी थे वो भारत आए थे, या तो उत्तर में दर्रों से आए थे या फिर केरला तट से आए थे मसालों के बहाने से। है तो मसालों के बहाने से तो केरला तट से आए थे, वो लड़ने के पर्पज से, अधिकार के पर्पज से नहीं आए थे। लेकिन जो मुगल आए थे दर्रों से, वो लड़ने की और क्या कहते हैं, राज करने के हिसाब से आए थे। अंग्रेज भी शुरू में सिर्फ मसालों के लिए आए थे, बाद में उनका लालच बढ़ गया कि यहाँ पे राज कर ले, ये कर ले, वो कर ले। शुरुआत तो उनको यहाँ वो नहीं करना था, उपनिवेश नहीं बनाना था। बाद में उनका लालच बढ़ा, जब वो आके यहाँ रहने लगे, देखा सब कुछ, तो फिर उनका लालच बढ़ गया। उत्तरी भारत में भूमि मार्ग से होने वाला आक्रमणों पर व्यापार का प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा? तो खैबर पास, खैबर दर्रा और खैबर पास। तस्वीर में दिख रही महिला कौन है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी की लड़ाई के अंदर सीक्रेट कांग्रेस रेडियो, सीक्रेट मतलब छुपाकर जो कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी, वो किसने की थी? तो है उषा मेहता। उषा मेहता, इन चेहरों को देख लीजिए, उषा मेहता नाम है इनका। बंगाल में हुगली नदी पर बना यह केबल स्टेप सेकंड हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हावड़ा ब्रिज जो है वो भी पश्चिम बंगाल में ही है, लेकिन वो एक
एक बड़ा है जो क्या कहते हैं हावड़ा ब्रिज नाम से जाना था, लेकिन उसी के नक्शे के जैसा दूसरा है, जैसे हम सेकंड हावड़ा ब्रिज कहते हैं। किसे कहते हैं? सेकंड हावड़ा ब्रिज। केबल केबल स्टेपुल से बना है, केबल से बना हुआ है। ये भी बंगाल में हुगली नदी पर बना है। कहाँ? बंगाल के अंदर हुगली नदी के ऊपर। तो ये देखिए तस्वीर देखिए कितना सुंदर है। किस नाम से जाना जाता है? विद्यासागर सेतु। किस नाम से जाना जाता है? ये विद्यासागर सेतु नाम से ये जाना जाता है। तो ये हो गया अपने पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर। हाँ, तो अब मैं डेली तो नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्लासेस भी होती हैं, बाहर भी काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वीकली आपके लिए यहाँ करंट अफेयर पूरे हफ्ते भर का एक साथ लेके आ जाया करूँगी। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स आप लोगों से कि आप जो वीकली का करंट अफेयर है वो वीकली में पढ़ लें। आज संडे है, आप लोग फ्री होंगे, तो ये घंटे 1.5 घंटे की क्लास होती है। आप इसको आराम से मोबाइल में भी देख सकते हो, और अगर आपका काम ज़्यादा हो जाता है संडे के दिन तो ब्लूटूथ कान में लगा के आराम से सुन सकते हो, क्योंकि अधिकतर चीज़ें जो होती है वो सुनने से याद हो जाती हैं। हाँ, तो आप उनको उसको सुन लोगे, समझ लोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो है काम को पेंडिंग में ना रखें, क्योंकि कल आज तक किसी का नहीं है। हमारे बुजुर्ग सही कह के गए हैं कि कल किसी का नहीं आता है। तो आप कल पे मत डालिए, जो पढ़ना है वो उसी वक्त पढ़ डालिए, क्योंकि अपने दिमाग में इतना पावर है कि बहुत कुछ अपना दिमाग कर सकता है। दुनिया की सारी चीज़ें दिमाग के दम पर बनी हुई हैं। हम पैदा होते तो भगवान ने हमारे साथ कुछ भी नहीं भेजा था, ये बोर्ड या ये फिर ये क्या कहते हैं मार्कर वगैरह कुछ नहीं भेजा, सब कुछ हमारे दिमाग की देन है। तो दिमाग में बहुत पावर है। तो डेली का मैं ये कहना चाह रही हूँ बस कि आप डेली का डेली पढ़ लीजिए। अगर मैंने आज करंट अफेयर करा दिया वीकली, तो इसको आज का आज ही पढ़ लीजिए, ताकि आपको सिर्फ रिवीजन बचे, प्रेशर नहीं आएगा माइंड में फिर एग्जाम्स के अंदर। वरना प्रेशर आएगा, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, फिर प्रेशर के मारे जो पढ़ा हुआ होता है ना वो भी भूल जाओगे। अगर आपकी 50% तैयारी है एग्जाम में और 50% नहीं है, तो आपने जो नहीं है उसका प्रेशर लिया, तो जो 50% कर रखी ना वो भी डिलीट हो जाएगी माइंड में से। इसलिए प्रेशर नहीं लेना है, दिमाग को कूल काल्म शांत रखना है। हर हाल में दिमाग को शांत रखोगे तो अच्छा काम करेगा, चाहे कितनी परेशानी हो, मगर दिमाग को और खुद को शांत रखो तो माइंड अच्छा काम करेगा, आप उन परेशानियों से बाहर निकल जाओगे। इसलिए डेली का डेली पढ़ लो, जो पढ़ना है उसको उसी वक्त पढ़ लो। बाद में सिर्फ ये रहेगा कि हाँ रिवीजन ही मानना पढ़ा हुआ है। और अगर ऐसा लगता है कि हम आप बाद में भूल जाते हो, तो अपनी 100% पढ़ा, 50% भी याद है ना, 50% ही तो रिवाइज करना रहेगा। भूलता कोई कुछ नहीं है। आपका एक बार पढ़ा हुआ वापस रिकॉल हो जाता है। माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डालोगे, शांत होकर कोने में बैठ के सोचोगे ना, तो आराम से याद आ जाता है पढ़ा हुआ। भूलता कोई कुछ भी नहीं है, एक कोने में स्टोर रहता है वो, माइंड में रिकॉल हो जाती है सारी चीजें वापस पढ़ी हुई। इसलिए आप आज जो मैंने क्लास कराई है उसको आज ही ले लेना, उसको कल पे नहीं डालना है। फिर जब मैं अगले संडे को आऊँ तो वो उसी दिन ले लेना। और जो ज्योग्राफी में आपको इस चैनल पे पढ़ा रही हूँ उसका भी जिस दिन क्लास करा रही हूँ उसी दिन कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।